Welcome to the CSS Target Institute. We are here with the lecture number 12 of a MPT lecture series organized for you specially. Now we are getting set the lesson number 5 of your English lecture today. You people, as told before, that English portion contains approx 50 marks of your screening test. And listen to it carefully, that all the lectures will definitely clear your concepts, but in order to get desired results you people have to practice more and more, and for that purpose PDF files with past papers as well as mock tests are present in our description. So go and get that. After listening the lectures, it's up to you to prepare them carefully, to practice the MCQs. And today our topic is comprehension. We will read about the best approach and the easiest ways to read the passage and comprehend it, and also to answer all the questions appropriately. So let's start. अब देखिए, कंप्रीहेंशन करने की जो मैं आपको सबसे बेस्ट अप्रोच बताऊँ ना, तो इसके सबसे बेस्ट वे करने का, जो आपको पेपर में जो आपका गिवन टेक्स्ट है या जो गिवन पैसेज है ना, आपने उसको पहले पढ़ना है। आपने भाग के MCQs की तरफ नहीं जाना, ठीक है। देखिए, हमें पेपर में जितना भी टाइम मिल जाए, हमें यही लगता है कि कम है। तो अब जो बच्चे करते हुए ये सोचते हैं कि हम पहले MCQs को तो देखें ना, पूछा क्या गया है, तो बाद में वो फिर सही से मीनिंग्स नहीं निकाल सकते, उल्टा उनका टाइम भी ज़ाया होता है इस बात में, ठीक है, क्योंकि पैसेज तो आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो उसके लिए अच्छा तरीका ये है कि आप पहले पैसेज को पढ़ लें। इसे पढ़ने के लिए अगर आपके पास ज़्यादा ही कम टाइम है, आप स्किमिंग यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि आप चंक्स ऑफ वर्ड्स पढ़ें। आप जो वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बगैर मीनिंग कन्वे हो जाता है, आप उनको स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंड, ओवर, इज़ वगैरह, ठीक है। अब देखें, पैसेज को पढ़ने के बाद एक नज़र आपने MCQs को देखना है अपने, ठीक है। वो देखने के बाद आपको, जब आपने ओवरव्यू लिया होगा ना, तो आपको ऑलमोस्ट हाफ का तो पता चल जाएगा कि इसका ये आना है, इसका ये आना है, ठीक है। जो बाकी का आपका बच जाएगा ना, तो उसे आपने एक नज़र दोबारा फिर पैसेज पढ़ना है। दोबारा पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि जो चीज़ें हमारी रह भी गई थी ना, अब हमारे जहन में जब बाकी सवाल होंगे कि हमने ये इधर से निकालना है, तो फिर दूसरी बार हम वो निकाल लाएंगे, और फिर हमारे ये चांसेस हैं कि कंप्रीहेंशन के हमारे सारे MCQs ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। अब पैसेज जो आपको पेपर में आना है वो तो अनसीन ही आना है। अब थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है, अपना प्रायर नॉलेज यूज़ करना है। तो जब आप दिमाग हाजिर करके चीज़ को समझेंगे और आंसर्स ढूंढेंगे, तो फिर कंप्रीहेंशन सबसे एक अच्छा पार्ट है कि यहाँ आपके पूरे पूरे मार्क्स आ जाएंगे। अब जो हमारे पास यहाँ कंप्रीहेंशन का पैसेज है, हम वो पढ़ें। तो ये है कि ऑब्जर्व द डिलेमा ऑफ द फंगस। अब देखें, पहले से ही पता चल गया कि बात किसकी हो रही है, फंगस की होने लगी है, ठीक है। फंगस क्या होता है? एक पाउडरी मटेरियल जो हमें हमारे घर में ब्रेड स्लाइसिस पे नज़र आ जाता है, जो ख़राब हो रही होती हैं। हमें जहाँ कोई थोड़ा सा पानी खड़ा होता है कुछ दिन, वहाँ ग्रीन कलर का सब्सटेंस नज़र आता है, वो फंगस होती है, ठीक है। अब देखने में ये चाहे जितनी मर्जी बुरी लग रही हो, लेकिन ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है। आप देखें, वो कहता है कि ऑब्जर्व द डिलेमा ऑफ फंगस। फंगस का डिलेमा देखें कि इट्स अ प्लांट, ये प्लांट है, बट इट पोजेस इज नो क्लोरोफिल, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं है। अब क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर का सब्सटेंस जिससे पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी एनर्जी, अपनी खुराक तैयार करते हैं, ठीक है। वो फंगस में नहीं होता। वाइल ऑल अदर प्लांट्स पुट द सन्स एनर्जी टू वर्क फॉर देम, कंबाइनिंग द न्यूट्रिएंट्स ऑफ ग्राउंड एंड एयर इनटू द बॉडी स्ट्रक्चर। वो कहते हैं कि बाकी के जो प्लांट्स हैं, जैसे कि हम सबको पता है, वो सन एनर्जी लेते हैं, ग्राउंड से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और वो अपनी जो है बॉडी स्ट्रक्चर में अपनी जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो स्टोर करते रहते हैं। फंगस ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। द क्लोरोफिल लेस फंगस मस्ट लुक एल्सवेयर फॉर एन एनर्जी सप्लाई। वो कहते हैं कि फंगस को अब कहीं और देखना पड़ता है अपनी एनर्जी के लिए। अब कहाँ देखना पड़ता है? वो है कि इट फाइंड्स इट इन दोज अदर प्लांट्स विच हैविंग रिसीव्ड देयर एनर्जी फ्री फ्रॉम द सन। वो उन प्लांट से ले लेते हैं जिन्होंने अपनी सन से एनर्जी ली हुई होती है, ठीक है। अब किस पॉइंट पे? रेलिनक्विशिएट एट सम पॉइंट इन देयर साइकिल ईदर टू एनिमल्स लाइक अस ह्यूमंस और टू फंजाई। वो कहते हैं कि लेते किस पॉइंट से हैं कि जब फोटोसिंथेसिस करते हुए ATP की फॉर्मेशन करते हैं ना जो प्लांट्स, तो इनकी होती है सेलुलर रेस्पायरेशन। अब सेलुलर रेस्पायरेशन में ये रिलीज़ करते हैं जो है केमिकल एनर्जी। अब वो केमिकल एनर्जी हमारे इंसानों के लिए, पौधों के लिए, फंजाई के लिए, जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब इस प्रोसेस पे, इस अपने प्रोसेस की इस स्टेज पे वो पहुंच जाते हैं ना कि वो केमिकल एनर्जी रिलीज़ करें, तब फंगस उनसे एनर्जी लेता है, ठीक है।
अब आगे देखें, इन दिस सर्च फॉर एनर्जी द फंगस हैज़ बिकम द अर्थ्स मेजर सोर्स ऑफ रूट एंड डिके। कहता है कि एनर्जी लेते लेते ना अब फंगस जो है अर्थ का मेजर सोर्स बन गया रूट का, डिके का। जैसे देखें, कहीं कोई पत्ते गिरे होते हैं, कहीं कोई दरख्त टूट के गिर जाता है, कोई जानवर मरा होता है, हमें वो हमेशा वैसे का वैसे तो नज़र नहीं आता ना, कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाता है, वो कहाँ जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और वो कौन करता है, फंगस करती है। ठीक है, अब देखें, वेयर एवर यू सी मोल्ड फॉर्मिंग ऑन अ पीस ऑफ ब्रेड, वो कहते हैं कि जब आप मोल्ड फॉर्मिंग या फिर ये फंगस देखते हैं अपने घर किसी पीस ऑफ ब्रेड पे, पाइल ऑफ लीव्स टर्निंग टू कंपोस्ट, कहीं ढेर लगा हो लीव्स का, तो उसे जब डिकम्पोज होते हैं आप देखें, और अ ब्लोन डाउन ट्री पाइल्ड हाई विद द डेड प्लांट लाइफ ऑफ पास्ट सेंचुरीज, वो कहते हैं ऊपर वाली लाइन है, बिकमिंग पल्प ऑन द ग्राउंड यू आर वॉचिंग अ फंगस ईटिंग। वो कह रहा है कि किसी टूटे हुए दरख्त को जब हम देखते हैं ग्राउंड पे गिरा हुआ है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप क्या देखेंगे, उसमें फंगस ईटिंग, उसे फंगस लग जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वो डिके हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। उसके बाद देखें, विदाउट फंगस एक्शन द अर्थ वुड बी पाइल्ड हाई विद द डेड प्लांट लाइफ ऑफ पास्ट सेंचुरीज। कहते हैं अगर ये फंगस ना हो तो सोचें जो पिछली सदियों में हर चीज़ जो टूटी है, गिरी है, या जानवर मरे हैं, उनके ढेर अगर लगना शुरू हो जाएं, वो डिकम्पोज ना हो, तो हमारी अर्थ पे कितने ढेर होंगे इन चीज़ों के। ठीक है, अब आगे देखें, इनफैक्ट सर्टेन प्लांट्स विच कंटेन रेजिन्स दैट आर टॉक्सिक टू फंजाई विल लास्ट इनडेफिनेटली। वो कहते हैं कि अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें रेजिन होता है। ठीक है, अब रेजिन किसे कहते हैं, गम लाइक सब्सटेंस होता है जो पौधों के अंदर से निकलता है। तो कहता है कि जिसमें रेजिन्स होते हैं ना, उसको फंजाई डिके नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें रेजिन में अब कुछ ऐसा होता है प्रोटेक्टिव कि वो पौधों की प्रोटेक्शन करता है फंगस के अगेंस्ट। ठीक है, और बाकी सारी हार्मफुल चीज़ों के अगेंस्ट। तो जब वो अभी रेजिन उसके गिरने के बावजूद भी उसमें है ना, जब तक तब तक फंगस उससे डिके या डिकम्पोज नहीं कर सकती। ठीक है, वो कहता है कि इसलिए फॉर इंस्टांस यही एग्जांपल है कि स्पेसिमेन ऑफ द रेड वुड, कि जो रेड वुड एक टाइप है दरख्त की, कि उसके स्पेसिमेन उसकी टाइप के अभी भी मॉडल्स कह लें कि हमें अभी भी मिल जाते हैं, कैन स्टिल बी फाउंड रेस्टिंग ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर सेंचुरीज आफ्टर हैविंग बीन ब्लोन डाउन। कि सदियाँ गुजर गई हैं, ये जो स्पेसिमेन है ये कम हो गया है, ये नस्ल दरख्त की ख़त्म हो गई अर्थ से तकरीबन, लेकिन हमें तब भी इसके स्पेसिमेन मिलते हैं। वजह यही, सेंचुरीज़ के बाद भी वजह यही है कि इसमें रेजिन है, तो फंजाई इसको डिकम्पोज नहीं करता। अब हमने ये सारा पैसेज देखा। ठीक है, अब जब हमने इसे खुद से पढ़ना है पेपर में, तो हमें पता चल जाएगा कि बात किसकी हो रही है, फंगस की हो रही है। अब बात क्या है कि वो खुद क्लोरोफिल उसमें नहीं है, उसने फूड नहीं बनानी अपनी खुद, उसने दूसरों से लेनी है, किस स्टेज पे लेनी है, उसने डिकम्पोजिशन करनी है, और किन की वो डिकम्पोजिशन नहीं कर सकता। और ये कि अर्थ में का एक मेजर सोर्स है डिकम्पोजिशन का, ये इसका फ़ायदा है। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ हमने पैसेज से अपने समझ लिया। अब हम देखें, जब आएंगे ऑप्शंस पे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंगस एज डिपिक्टेड इन द पैसेज। वो कह रहा है कि फंगस को कौन सा वर्ड जो है बेस्ट डिपिक्ट कर रहा है हमारे ऊपर दिए हुए पैसेज के मुताबिक। तो अब फर्स्ट वाला देखें, अनइवॉल्व्ड। अब अनइवॉल्व्ड क्या होती है चीज़, अनडेवलप्ड। ठीक है, जो अभी सही तरह से वकूफ़ पज़ीर नहीं हुई वो चीज़। तो फंगस इस मायने में तो हमने पैसेज में नहीं पढ़ी। ठीक है, इसे निकाल देंगे। अब दूसरा देखें, स्पोरेडिक। अब वो कहता है कि स्पोरेडिक क्या होता है, कि कुछ ऐसा जो इरेगुलरली होता है। ठीक है, जैसे समथिंग अकर्स इरेगुलरली, तो हमने फंगस के बारे में भी ऐसा नहीं कुछ पढ़ा। ठीक है, तो वो स्पोरेडिक भी नहीं हो सकती। आगे देखें, एनिग्मेटिक। अब एनिग्मेटिक किस चीज़ को कहते हैं, कुछ मिस्टीरियस है हमारे पास, कुछ पजलिंग है, यानी कि सादा अल्फाज में कहें तो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड को कहते हैं। ठीक है, तो अब फंगस के ये भी नहीं हमने क्वालिटीज़ पढ़ी कि ये डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड भी हो सकती है, ऐसा भी नहीं है। अब फोर्थ वन देखें तो पैरासाइटिक। पैरासाइटिक अब क्या होता है, पैरासाइट्स वो होते हैं जो अपनी खुराक के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अब ये हमने पढ़ा है फंगस के बारे में। ठीक है, कि ये दूसरे प्लांट से लेती है एनर्जी, केमिकल एनर्जी, और ये डिकम्पोज करती है चीज़ों को, वहाँ से एनर्जी लेती है, ये हमने पढ़ा है, दूसरों पे डिपेंड करती है। तो अगर हम इस ऑप्शन को अपने जहन में रखें और हम अगला देखें तो ये है ही टॉक्सिक, यानी कि फंजाई टॉक्सिक है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे पास अब सादा और सीधा और क्लियर आंसर इसका क्या आ जाएगा, पैरासाइटिक आ जाएगा। अब देखें,
कभी हमारे पास पेपर में यूँ होता है कि हमें मीनिंग्स नहीं पता होते या हमें समझ नहीं आ रही होती, क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही होती कि सवाल की स्टेटमेंट क्या है, इसको कैसे समझें। तो देखें, उसके लिए अब MCQs करने की बेस्ट अप्रोच यही है कि हमें जो लग रहा हो ना कि ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, हम वहाँ से शुरू करें, गलत से निकालना शुरू कर दें। जब आप गलत से निकालना शुरू करेंगे तो आपके पास 1 या 2 बच जाएंगे जिसमें आपको होगा कि इनमें से एक है, ठीक है। तो आप वो जो आप उनको सोचेंगे, अपने पैसेज को ध्यान से देखेंगे, तो फिर आप ज़्यादा चांसेस हैं कि सही आंसर, करेक्ट आंसर चूज़ करेंगे, ठीक है। अब सेकंड वन हम देखें तो द पैसेज स्टेट्स ऑल द फॉलोइंग अबाउट फंजाई एक्सेप्ट। वो कह रहा है कि सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो ऊपर फंजाई के बारे में बताई गई हैं पैसेज में, बताएं कि कौन सी नहीं कही गई, एक्सेप्ट, ठीक है। अब देखें, फर्स्ट वन है हमारे पास, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ मच प्लांट लाइफ। हमने ये पढ़ा है, डिकम्पोजिशन करती है वो प्लांट्स की। अब आगे दे कांट लिव कम्प्लीटली अपार्ट फ्रॉम अदर प्लांट्स, वो दूसरे प्लांट से अपार्ट यहाँ अलहदा नहीं रह सकती। तो नहीं रह सकती ना, क्योंकि एनर्जी लेती है, कैसे रहेगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला है, दे आर वास्टली डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लांट्स। ये अदर प्लांट से डिफरेंट है, ये भी हमने पढ़ा है। डिफरेंट है तो क्लोरोफिल नहीं है ना, डिफरेंट है तो सन एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स लेके अपनी खुराक नहीं बना सकता। आगे देखें, दे आर पॉइजनस टू रेजिन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। यह है कि रेजिन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के गम सब्सटेंस जो होता है वो बनाने वाले प्लांट्स का के लिए ये पॉइजनस है। अब ये हमें लगा ये बिल्कुल गलत है, ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी, क्योंकि रेजिन प्रोड्यूसिंग वालों के पास तो फंजाई खुद नहीं जाता, ठीक है, ये उनका डीके या डिकम्पोजिशन नहीं कर सकता। तो फिर ये ऑप्शन हमारे पास है। और अगर हम लास्ट वन देखें तो दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन स्टोर ऑफ एनर्जी, तो ये भी हमने पढ़ा है, वो अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, दूसरों से लेते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, दे आर पॉइजनस टू रेजिन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, ठीक है, सो सिंपल। अब आगे देखें, थर्ड वन है द ऑथर स्टेटमेंट दैट यू आर वॉचिंग अ फंगस ईटिंग इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। वो कह रहा है कि ऊपर ऑथर ने, लिखने वाले ने ये लाइन लिखी है कि यू आर वॉचिंग अ फंगस ईटिंग, ठीक है, जब हमने वो पढ़ी थी। अब ये पैसेज पढ़े बगैर जहन में है कि जब कहा कि दरख्त ज़मीन पे गिरा तो उसके बाद ये वाली लाइन आई, ठीक है। अब जब हम इस तरह पैसेज पहले पढ़ा होगा ना, तो जब हम सवाल देखेंगे तो हम डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ से अपना जवाब ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि पैसेज पहले पढ़ें। अब देखें, वो कह रहा है कि बताना है कि ये स्टेटमेंट किस टाइप की है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फिगरेटिव। देखें, अब फिगरेटिव स्टेटमेंट होती है कि जो हमारे पास जो चीज़, जिस चीज़ की हम बात हमारे साथ हो रही है ना, वो उसका मीनिंग कन्वे करती है उसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन से बियॉन्ड जाके, ठीक है। यानी कि सिर्फ वर्ड टू वर्ड उसका मीनिंग नहीं बता देना, उसकी ए से जी हर चीज़ बतानी है। लिटरल इंटरप्रिटेशन, उसका जो मीनिंग है उससे हट के भी हमें उसकी क्वालिटीज़, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके प्रोसीजर सब कुछ बताए, वो फिगरेटिव स्टेटमेंट होती है, ठीक है। सेकंड वन देखें, आयरोनिकल। आयरनी क्या होती है कि बात कुछ हो रही है लेकिन डबल मीनिंग के साथ, अंदर कोई तंज है, कोई सैटायर है, ठीक है, तो वो आयरनी हो जाती है। थर्ड वन देखें, पैरेंथेटिकल। अब पैरेंथेटिकल हमारे पास है जिसमें पैरेंथेसिस होता है, ठीक है, जैसे जिसमें लाइक दिस वगैरह यूज़ हो जाए, जिसमें हम किसी को दूसरे से कंपेयर करें, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल दें, वो पैरेंथेटिकल होता है। अगला देखें हमारे पास तो इरोनियस। अब इरोनियस क्या होता है कि जिसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन हो, जो बिल्कुल इनएक्यूरेट है, उसे हम एरोनियस स्टेटमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वन है कॉन्ट्राडिक्टरी। अब कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होती है, जो एक स्टेटमेंट से दूसरी के तजाद होता है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी तजाद वाली स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट से दूसरी जो है बिल्कुल अपोजिट जा रही हो। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो आई लव रेन बट आई हेट गेटिंग वेट, ठीक है। अब ये एक स्टेटमेंट है तो दूसरी वाली इसके बिल्कुल अपोजिट जा रही है। यहाँ हम देखें ना तो हमारा आंसर आएगा फिगरेटिव। देखिए हम फिगरेटिव कैसे, उसने अपनी एक स्टेटमेंट को फिगर आउट किया है, उसने क्या, ऑब्जर्विंग द डिलेमा ऑफ द फंगस, तो बाद में उसने उसको किस तरह से अपनी स्टेटमेंट को मॉडिफाई किया है, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया है, और वो फंगस को फिर कितने हायर पर्सपेक्टिव पे लेके गया है समझाते समझाते, ठीक है, उसने हर चीज़ को बताया है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास होगी फिगरेटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन हम देखें तो द ऑथर टू इज़ प्राइमरीली कंसर्न विद। ऑथर का कंसर्न क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वार्निंग पीपल ऑफ द डेंजर्स ऑफ फंजाई। डेंजर्स बता रहा है फंजाई के? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बी में देखें राइटिंग आ ह्यूमरस ऐसे ऑन फंजाई। ह्यूमरस ऐसे मज़ाहिया ऐसे लिखा हुआ है फंजाई पे, ऐसा भी नहीं है।
रिलेटिंग हाउ मोस्ट प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी, ये बता रहा है कि सोलर एनर्जी प्लांट्स कैसे यूज़ करते हैं। नहीं, डिस्क्राइबिंग द एक्शंस ऑफ फंजाई, फंजाई के एक्शंस बता रहा है, ये हो सकता है। ठीक है, लास्ट वन अब फिर हम देखें, एक्सप्लेनिंग द लॉन्ग लाइफ ऑफ सम रेडवुड्स। रेडवुड्स के बारे में सारा पैसेज ऐसा भी नहीं है, यानी कि हमारा सेकंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, जो कि है डिस्क्राइबिंग द एक्शंस ऑफ फंजाई। तो इस तरह जब आप अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करके समझ के चीज़ों को करेंगे तो आप ये कॉम्प्रीहेंशन वाला जो पार्ट है इसे बहुत अच्छा और पूरे मार्क्स स्कोर कर भी सकते हैं। नाउ इन द वेरी लास्ट मैं आप लोगों को फिर एक बात बता दूं कि आपको जो भी पैसेज आएगा आपने उसे ध्यान से पढ़ना है, उसे समझने की कोशिश करनी है और उसके बाद आपने MCQs पे आना है और वहाँ से आपने अपने पढ़े हुए बात को याद करके आपने अपने आंसर्स को देखना है। और अगर आपको किसी चीज़ की दोबारा से नहीं समझ आती तो आप जल्दी से वहाँ उस पैसेज में जा सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ चुके होते हैं कि ये बात मैंने कहाँ पढ़ी थी। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग ये सुनने के बाद, समझने के बाद ज़रूर डिस्क्रिप्शन से फाइल्स डाउनलोड किया करें और प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि सिर्फ लेक्चर को सुन लेना और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना आपके लिए इनफ नहीं है।